सैम्पल पेपर है जो सीबीएसई बोर्ड ने अपलोड किया है टर्म 1 के लिए केमिस्ट्री 2021-22। इस सैम्पल पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आपका पेपर आना है बोर्ड में उसी तरीके से इसके 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। इसके बारे में तो आपको आइडिया ही होगा कि ये किस तरीके से फिर इनमें नंबरिंग की गई है। मतलब ईच क्वेश्चन को 0.77 मार्क्स दिए गए हैं। तो चलिए हम डिस्कशन करते हैं कोई आंसर सही क्यों है और गलत क्यों है। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 1, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फोरस इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में होता है, वाइल फॉस्फोरस रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होता है। तो हमें पता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो नाइट्रोजन का वो रूम टेम्परेचर से कहीं बहुत बहुत कम है ना। तो इसलिए ये वाला पॉइंट सही नहीं होगा। सेकेंड वन पॉइंट की बात करें तो N2 इज हाईली रिएक्टिव वाइल F4 इज इनर्ट। N2 इज नॉट हाईली रिएक्टिव बिकॉज वी नो there is 3 nitrogen to nitrogen bond is found between 2 nitrogen atom. So larger amount of energy is required to break these bonds. Hence nitrogen behaves at room temperature as an inert gas. So that's why this option is not correct. अगले पॉइंट की बात करें तो नाइट्रोजन शोज हायर टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन देन फॉस्फोरस। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की अगर बात करी जाए तो नाइट्रोजन को छोड़ के और सभी एलिमेंट्स में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। ऑप्शन डी, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन फॉस्फोरस टू फॉस्फोरस बॉन्ड। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है सिंगल बॉन्ड, और उसके पीछे रीज़न, ये वीक होने के पीछे रीज़न ये होता है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का साइज़ तो छोटा है और उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ना रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। जबकि फॉस्फोरस के केस में साइज़ बड़ा होने की वजह से रिपल्सन नहीं होता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है? डी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? देखो, डिफेक्ट 2 टाइप के होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के केस में क्या होता है, कैटायन एंड एनायन का रेशियो चेंज हो जाता है आफ्टर डिफेक्ट, है ना। जैसे कि ये कैटायन है एंड ये एनायन है, इसका रेशियो ना ये बिफोर डिफेक्ट A:B था, लेकिन आफ्टर डिफेक्ट ये A:C भी हो सकता है और C:B भी हो सकता है ना। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक की बात करें तो उसके केस में डिफेक्ट से पहले भी रेशियो यही रहेगा और डिफेक्ट के बाद भी रेशियो वही रहना है। तो रेशियो में कोई कैटायन और एनायन के रेशियो में कोई भी चेंजेस नहीं होता है ना। तो अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक की हमें बात करनी है, मतलब रेशियो को चेंज करना है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि कोई कैटायन अपनी जगह को छोड़ के उस क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल स्पेस में ही जाके फिट हो जाता है। तो कैटायन और एनायन के रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि क्रिस्टल से बाहर नहीं गया है। इस शॉर्टकी डिफेक्ट की बात की जाए तो शॉर्टकी डिफेक्ट में कैटायन और एनायंस, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो उसके रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, जितने कैटायंस जा रहे हैं उतने ही एनायन बाहर जा रहे हैं। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के केस में ये करेक्ट होगा क्योंकि इसके केस में ना मेटल की नंबर कम हो जाएगी। मेटल की नंबर कम होने का मतलब कि कैटायन कम हो जाएंगे देन एनायन, तो रेशियो में चेंज हो गया, तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो जाएगी। अगला केस है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है कि जब कोई कैटायन या एनायन अपनी जगह को छोड़ के क्रिस्टल के अंदर जो खाली जगह है वहाँ पे जाके फिट हो जाए तो उसको हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। तो उसके केस में रेशियो क्या ही चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं। आइडेंटिफाई द लॉ इज स्टेटेड एज फॉर एनी सोल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट इन द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। बेटा पढ़ने के बाद पता चल गया होगा कि ये क्या है, राउल्ट्स लॉ है। देखो,
डेल्टन्स लॉ गेलुसेक लॉ में कोई कन्फ्यूज़न नहीं कि ये दोनों नहीं है, लेकिन आपको हेनरीज लॉ और राल्फ लॉ में कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो हेनरीज लॉ के लिए आप समझ लीजिए कि इनिशियल जो सबसे पहली स्टेटमेंट है हेनरी लॉ की वो ये दी गई है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन इट्स वेपर फॉर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सॉल्युबिलिटी। और अगर इसको मॉडिफाइड फॉर्म की बात करें तो मॉडिफाइड फॉर्म क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ वॉलेटाइल फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। कहने का मतलब है कि हेनरी लॉ डिपेंडेंट होता है गैस पर, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये राउल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि पिंक कलर ऑफ LiCl क्रिस्टल इज ड्यू टू। अब LiCl का जो क्रिस्टल है उसमें ड्यू टू पिंक कलर क्यों अपीयर होता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या होता है बच्चों, एफ सेंटर। अब एफ सेंटर क्या होता है कि मान लीजिए कि ये क्रिस्टल है जिसमें Li एड Cl Li कैटायन और फिर आपने Cl एनायन Li कैटायन एंड Cl एनायन है ना। इस तरीके से उसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट है। अब बाई चांस इसमें डिफेक्ट हो जाता है तो इसमें क्या हुआ है कि Li आयन है, कैटायन है, यहाँ से Li अपनी जगह छोड़ के बाहर चला गया है और लिथियम कैटायन और यहाँ पे Cl नेगेटिव, लिथियम कैटायन और Cl नेगेटिव। तो अब इसमें आप देख रहे हो कि नेगेटिव ओवरऑल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज सेम है, लेकिन यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है ना उसकी जगह पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। जब ये इलेक्ट्रॉन आ गया है, इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं एफ सेंटर। और किसी भी क्रिस्टल में कलर अपीयर होने के लिए एफ सेंटर नेसेसरी होता है। अब ये वाले क्रिस्टल में अगर देखो इसमें डिफेक्ट से पहले कि लिथियम के कितने एटम है, 1 2 3 है ना। तो लिथियम कितने हैं, 3 है और क्लोराइड भी कितने हैं, 3 है ना। तो ये हुआ। अब इस वाले केस में आप देखिए कि इसमें लिथियम कितने हैं, 3 हैं और क्लोराइड कितने हो गए, 2। तो आप इसमें देख रहे हो इस केस में रेशियो क्या हुआ, मेटल एक्सेस है ना। तो मेटल एक्सेस जो डिफेक्ट होते हैं उनमें ये वाला एफ सेंटर बनता है और उसकी वजह से ये कलर अपीयर होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये होने वाला है। शॉर्ट की डिफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, क्योंकि इसमें से कैटायन एनायन बाहर चले जाते हैं। फ्रैंकल के केस में कैटायन इंटरस्टिशियल इफेक्ट में इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट वो क्रिस्टल्स में पाई जाती हैं जिनमें मेटल की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आयरन +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ना। तो ये भी नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट इन तीनों में से किसका है, देखिए पहला पॉइंट है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, दूसरा है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन कह सकते हैं। सेकंड है 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, इसको हम मेटा डाइक्लोरोबेंजीन कह सकते हैं। थर्ड है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन है ना, ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। ऑल ऑफ आइसोमर्स हैव सेम मेल्टिंग पॉइंट, ये तो गलत ही है पूरी तरीके से। अब इन तीनों में से सही कौन सा है, एक बार ना मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ। फर्स्ट वाले केस में पहले वाले की स्ट्रक्चर मैंने ये बनाई, ये Cl है और ये Cl है, ठीक है। दूसरे वाले की स्ट्रक्चर मैंने कुछ इस तरीके से बनाई, ये Cl है और ये Cl। थर्ड वाले की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी, है ना। अब बेटा एक चीज़ तो हमें पता है कि जब सरफेस एरिया बढ़ता है ना किसी भी मॉलिक्यूल का, तो उसके केस में उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा होता है, क्योंकि ज़्यादा सरफेस को अब अगर 2 मॉलिक्यूल्स को हमें क्या करना है, दूर करना, वही तो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना। तो इनके ज़्यादा सरफेस को दूर हटाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन करेक्ट ऑप्शन रहेगा, है ना। क्योंकि ये सभी मॉलिक्यूल है तो सब सेम ही, मोलर मास इनका सेम है, बस ये क्या है, आइसोमर्स है, ठीक है ना। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 6 की बच्चों हम बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब बच्चों इसको एक बार हम समझते हैं। ओपन चेन ऑफ ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के मतलब ये है
कि ग्लूकोज में जो CHO ग्रुप है ना वो फ्री स्टेट में है, मतलब वो बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, या कोई उसकी जो ऑक्सीजन एटम है या वो ग्रुप है तो वो कहीं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब है। फॉर्मेशन ऑफ पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड। हाँ, ये सही है क्योंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है ग्लूकोज की, तो एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं तो पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन होता है, ये करेक्ट है ना। ओपन चेन से ये एक्सप्लेन किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट विद 2,4-DNP रिएसेट। अब ये रिएक्शन ग्लूकोज नहीं देता है, ठीक है। अगला है सिल्वर मिरर फॉर्मेशन विद टॉलेंस रिएजेंट। ये टेस्ट ग्लूकोज दे रहा होता है, ठीक है, क्योंकि ये तो हम लेबोरेटरी में भी कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट। सिल्वर मिरर टेस्ट आप सबने किया होगा। एक्सिस्टेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज। अगर हम स्ट्रेट चेन की बात करें तो अल्फा और बीटा फॉर्म स्ट्रेट चेन में नहीं अपीयर होते, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही अपीयर हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे ना हमको कन्फ्यूजन बच्चों ना ये बी और डी में से कोई एक ऑप्शन को सही करेंगे, लेकिन हम बात करें इनका कहने का मतलब ये है कि ये एक्सप्लेनेशन है ना वो ओपन चेन स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सप्लेन नहीं की जाती, लेकिन ये खुद ही कह रहे हैं कि नहीं ये तो फॉर्मेशन होता ही है ना। तो अब इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो है, लेकिन आपको करेक्ट आंसर ये करना है क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि नहीं ये रिएक्शन हो रही होती है ना, तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, इसकी हम बात करें तो विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाईमिथाइल ईथर इज एन। बेटा ये ना SN2 रिएक्शन होती है। देखो SN1 रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी नहीं, है ना। और विलियमसन सिंथेसिस में तो ये रिएक्शन कौन सी है, SN2 रिएक्शन है, ठीक है। अगला है क्लोरीन वाटर लूजेज इट्स येलो कलर ऑन स्टैंडिंग बिकॉज। अब क्लोरीन वाटर है वो अपना कलर लूज कर देता है, उसके पीछे रीज़न क्या है, तो बेटा कोई ना कोई रिएक्शन हो रही होगी। रिएक्शन क्या होती है, Cl2 + H2O, और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है HCl + HOCl। अब ये रिएक्शन आपको आती है तो अब इसके बाद आपको करेक्ट आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब HCl गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ सनलाइट। HCl गैस तो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन सिर्फ यही थोड़ी बन रही होती है ना। ए मिक्सचर ऑफ HOCl एंड HCl इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अब आपको पता है कि लाइट की प्रेजेंस में यही हो रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन्स बाय हीटिंग द concentrated H2SO4 द इनिशिएशन स्टेप इज। बेटा एल्कोहल से हमें जब एल्कीन बनानी होती है ना, जैसे कि C2H5OH हमने यूज़ किया और यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 को यूज़ किया, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ये क्या हो गया, डिहाइड्रेशन, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है इसलिए। अब ये ना कैसे इसका रिएक्शन मैकेनिज्म जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक तो प्रोटोनेशन होता है एल्कोहल का मॉलिक्यूल, फिर क्या होता है कि जब उसमें से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है प्रोटोनेशन होने के बाद, तो वहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन सेकेंड स्टेप होता है, और थर्ड स्टेप होता है डिप्रोटोनेशन, मतलब प्रोटॉन उसमें से बाहर निकलना। अब इन्होंने ये पूछा है कि कौन सा वाला इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन का मतलब शुरुआती वाला स्टेप, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल। बाकी का तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन ये सेकंड हो जाएगा। एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ये भी नहीं होता क्योंकि कार्बोकैटायन वाले फेज में ही वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा होता है। फॉर्मेशन ऑफ Na एस्टर ये कोई स्टेप होता ही नहीं है, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, अमॉर्फस सॉलिड्स आर। अब अमॉर्फस सॉलिड कौन से सॉलिड्स होते हैं बच्चा, हमें पता है कि आइसोट्रॉपिक सॉलिड होते हैं, है ना। एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। आइसोटॉप तो आप जानते ही हो, आइसोटॉप का मतलब क्या होता है, जिनकी एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो, है ना। आइसोमेरिक ये भी नहीं होता बेटा, आइसोमर्स भी हम जानते हैं ना। तो आइसोट्रॉपिक फॉर्म इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर सैलिसिल एल्डिहाइड, है ना। तो जो सैलिसिल एल्डिहाइड है ना वो कौन सी
इन रिएक्शन में से बनाया जाता है। बेटा कॉल्बे रिएक्शन, अगर कॉल्बे रिएक्शन की बात करी जाए तो इस रिएक्शन में ना अल्कोहल से सैलिसिलिक एसिड बन रहा होता है। इटार्ड रिएक्शन के केस की बात करी जाए तो इसमें टोलुइन से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, तो ये भी नहीं होगा। रीमर टीमान रिएक्शन, यस रीमर टीमान रिएक्शन में आपको सैलिसिलिक एसिड बनता हुआ दिखता है। सैलिसिलिक एसिड कुछ इस तरीके से आप बना रहे होते हो, है ना, तो ये CHO, ये सैलिसिलिक एसिड बनता है रीमर टीमान रिएक्शन में। ठीक है, स्टीफन्स रिडक्शन इसमें भी नहीं होता है, क्योंकि बच्चे स्टीफन्स रिएक्शन में ना एल्काइल नाइट्राइल से हमें मिलता है नॉर्मली एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो करेक्ट ऑप्शन इज द रीमर टीमान रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल्यूशन। अब सॉलिड सोल्यूशन क्या होता है बच्चों, जिनमें सॉल्वेंट की फेज क्या होनी चाहिए, सॉलिड, है ना, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉलिड होना चाहिए। सी वाटर की बात करी जाए तो बच्चे सी वाटर में पता है कि वाटर ज़्यादा होता है ना, और उसमें सॉल्ट्स वगैरह होते हैं कम अमाउंट में होते हैं, वाटर का अमाउंट, तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, लिक्विड सोल्यूशन होगा। शुगर सोल्यूशन की बात करी जाए तो बेटा शुगर सोल्यूशन में ऑलवेज जो लिक्विड होता है ना वो सॉल्वेंट होता है। अब सॉल्वेंट तो ये कैसा हो जाएगा, लिक्विड सोल्यूशन हो जाएगा। स्मोक की बात करी जाए तो ये क्या होता है, सॉलिड इन गैस, तो ये गैसियस सोल्यूशन होगा। 22 कैरेट गोल्ड की बात की जाए तो इसका मतलब है कि इसमें 22 पार्ट गोल्ड के होंगे और 2 पार्ट किसी दूसरी मेटल के होंगे, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये गोल्ड सॉलिड स्टेट में होता है और दूसरी भी मेटल या नॉन मेटल जो भी है वो भी सॉलिड स्टेट में होगी। ठीक है, चलिए अब अगला वाला केस है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स आर हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मास ड्यू टू। अब एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है ना वो हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है। बच्चों इसके पीछे रीज़न ये है कि जो एल्कोहल होता है ना उसमें क्या रीज़न है ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि अल्कोहल के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अब जैसे आप देख सकते हो ये H है, और अगर दूसरे मॉलिक्यूल की भी बात करी जाए तो अगर आपने ये CH3O और यहाँ पे H, तो ये H बॉन्डिंग यहाँ पे हो जाएगी, है ना, H बॉन्डिंग हो जाएगी। तो H बॉन्डिंग की वजह से ये 2 मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा क्लोजली होंगे, है ना, तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज करेक्ट ऑप्शन। अब हाइड्रोकार्बन की बात करी जाए तो अब इन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन से वाले हाइड्रोकार्बन की ये बात कर रहे हैं, एल्कीन की, एल्काइन की या एल्केन की, है ना। अगर एल्केन की बात करें तो उसके केस में क्या होता है, वान डेर वाल फोर्स होता है, वो किस टाइप का होता है, लंडन डिस्पर्जन टाइप का बॉन्ड होता है ना, तो वो उसमें से तो ये वाला ऑप्शन तो है ही नहीं, है ना। और अगर एल्कीन की और एल्काइन की बात करी जाए तो डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है ना। तो ये इन सभी फोर्स में अगर बात करी जाए सबसे ज़्यादा मजबूत फोर्स होता है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और रीज़न यही सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट ये ग्रुप नंबर 16 के हाइड्राइड्स हैं, है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। अब हमें पता है कि किसी का मोलर मास अगर बढ़ रहा होता है तो अगर कोई दूसरे फैक्टर काम नहीं कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ रहा होता है। अब ये सेम ग्रुप के एलिमेंट है, लगभग इनकी प्रॉपर्टीज़ में भी सिमिलरिटीज़ होती हैं, है ना। तो अब क्या होगा कि अगर हम देखें नॉर्मली तो H2O, H2S, H2SE, H2TE, अब ये टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो मास बढ़ रहा है ना। तो अब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्या, ये वाला बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना बेटा, इसमें ना H बॉन्डिंग होती है, H बॉन्डिंग होती है। अब H बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होता है कि इनके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि H बॉन्ड मजबूत होता है देन अदर वान डेर वाल फोर्सेस, है ना। तो अब इसलिए अब यहाँ पे ऑर्डर क्या चेंज हो जाता है, ऑर्डर को हम देख लेते हैं। जनरली सबसे कम किसका होना है, बस आप H2O को ना उठा के इधर रख दो, तो H2S से किसका ज़्यादा होगा, H2SE, H2SE से H2TE, और इससे भी ज़्यादा होता है वाटर का, है ना। तो सबसे कम किसका हुआ, H2S का, तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की हम लोग बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फाइब्रस प्रोटीन्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। पहले तो तुम एक बात को समझ लो कि जो फाइब्रस प्रोटीन होता है ना बेटा, वो स्ट्रक्चर बनाने का काम करती है, मतलब बॉडी को फॉर्मेशन कर रही होती है ज़्यादातर,
है ना। तो अब इसको ना याद सही तरीका तो ये है कि अगर जैसे फाइब्रस प्रोटीन है वाटर में सॉल्युबल होती तो हम नहाते हैं ना, तो उस वक्त ना हम घुल के बह जाते, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या होगा कि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये करेक्ट का पूछ रहे हैं ना। एल्बुमिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। एल्बुमिन ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल होता है, तो फाइब्रस का नहीं होता है। इन फाइब्रस प्रोटीन द स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये हाँ बच्चों, तो अभी इसके केस में ना क्वेश्चन नंबर 15 की हम लोग बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। तो फाइब्रस प्रोटीन्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। बेटा अगर फाइब्रस प्रोटीन जो होती है ना वो स्ट्रक्चरल नेचर की होती है, मतलब बॉडी का फॉर्मेशन करती है। अगर ये सॉल्युबल होता है ना तो उस वक्त हम घुल के चले जाते हैं, है ना। एल्बुमिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। बेटा एल्बुमिन होता है ना वो ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है। इन फाइब्रस प्रोटीन द स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। इसके अलावा एक और बॉन्ड होता है बेटा, वो वांडर वाल फोर्स होते हैं। तो इन्होंने 2 ही ऑप्शन सही लिखे हैं, एक मतलब पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा है। पीएच डज नॉट अफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये सही है, क्योंकि देखो डिनेचुरेशन की प्रोसेस जो आपने पढ़ी होगी ना, तो उसके केस में आपने पढ़ा था कि टेम्परेचर और पीएच में चेंज होने की वजह से ना डिनेचुरेशन होता है। डिनेचुरेशन का मतलब होता है कि अनफोल्डिंग ऑफ टर्शियरी, सेकेंडरी एंड क्वाटरनरी प्रोटीन। तो पीएच की वजह से प्राइमरी प्रोटीन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि प्राइमरी प्रोटीन में डिनेचुरेशन में कोई चेंजेस नहीं होते। सिर्फ डिनेचुरेशन किसका हो रहा होता है, टर्शियरी, क्वाटरनरी एंड सेकेंडरी प्रोटीन का, है ना। अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन है ना, तो प्राइमरी प्रोटीन क्या बताती है, सीक्वेंसिंग ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड की सीक्वेंस में कोई भी चेंज नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्शन ऑफ 2-फिनाइल प्रोपीन विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक परऑक्साइड। बेटा ऑर्गेनिक परऑक्साइड दे रखा है इन्होंने रिएक्शन में। अब देखो इन्होंने ये बोला है कि 3-फिनाइल प्रोपीन, चलिए हम एक बार स्ट्रक्चर बनाते हैं। इससे ना इन्होंने फिनाइल ग्रुप लगा रखा है ना। और ये अब इसके बाद CH डबल बॉन्ड CH, है ना। तो अब ये एक कंपाउंड है, इसको हम क्या बोलेंगे, 3-फिनाइल प्रोपीन, क्योंकि नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3, है ना। तो 3 नंबर कार्बन पे ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। बेंजीन रिंग जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिखी जाती है तो हम उसको फिनाइल बोलते हैं, है ना। अब इसके केस में ना ये HBr से रिएक्शन करवा रहे हैं। अब HBr से रिएक्शन करवा रहे हैं तो बेटा ये ना यहाँ पे एडिशन होगा इस रिएजेंट का, लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि ऑर्गेनिक परऑक्साइड का यूज़ किया है। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में से कौन सा रूल अप्लाई होगा, बेटा यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, है ना। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैक टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच कंटेन लार्जर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। और मार्कोनिकॉफ रूल इसके अपोजिट होता है। तो अब ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, अब इनमें से लार्जर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कौन सा वाला कंटेन कर रहा है, ये वाला, है ना। अब इसका रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट क्या होगा, ये Br नेगेटिव और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, इस पे, ये वाले कार्बन पे। तो क्या बनेगा, एज अ प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मैं CH2 CH, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये CH2Br, और यहाँ पे आप फिनाइल ग्रुप को लगा दोगे, ठीक है ना। तो अब इसका नाम क्या होगा, इसकी नेमिंग कैसे करोगे, 1 2 3, 3-फिनाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन, है ना, यही नाम हो जाएगा। तो अब इसका नेम करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 की हम लोग बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर C2H5Br, है ना। अब देखते हैं, इट रिएक्ट्स विद मेटेलिक सोडियम टू गिव ईथेन। बेटा ये किसकी बात कर रहे हैं, ये वुड्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं।
वुड्स रिएक्शन की में क्या होता है कि ईथर की प्रेजेंस में एक्टिव मेटल की रिएक्शन करवाई जाती है। तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट बन रहा होगा इस वाली रिएक्शन में। एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ C2H5 Br आपने यूज़ किया बेटा, इसकी ना आपको 2 यूनिट लेनी होती है, तो प्लस Na है ना। अब इसकी 2 यूनिट लेनी है तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगी तो आपको बेहतर आएगा समझ में। मैंने यहाँ पे लिखा C2Br, दूसरी यूनिट ली C2H5, और ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही होती है, ये रिएक्शन होती है ईथर की प्रेजेंस में, है ना। तो यहाँ पे होता क्या है बेटा, ये दोनों की दोनों यूनिट यहाँ पे ब्रेक डाउन होंगी और एज अ बाय प्रोडक्ट NaBr बाहर निकल रहा होता है और बनता क्या है C2H5 बॉन्ड C2H5। अब ये C2H5 क्या हो गया C4H10। तो ये है क्या, ब्यूटेन बना है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं ईथेन। तो करेक्ट ऑप्शन ये तो रॉन्ग हो गया है ना। चलिए, इट गिव्स नाइट्रो ईथेन ऑन हीटिंग विद एक्व सोल्यूशन ऑफ AgNO3। अब AgNO3 के एक्व सोल्यूशन के बाद आपको क्या मिलने वाला है, नाइट्रो ईथेन मिलता है। चलिए मैं इसको यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। जैसे C2H5Br है, अब आपने क्या किया, इसको AgNO क्या बोला इन्होंने, NO2 के साथ इसको तुमने क्या किया, हीट किया। तो अब यहाँ पे ना आपको क्या मिलने वाला है, C2H5NO2 मिलता है ना, प्लस अब बचेगा क्या, AgBr बाहर निकल जाएगा, ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा, है ना। ये ऐसे निकल रहा होता है। अब एक्चुअली ना आपने ना ये AgNO2 के केस में अब ये नाइट्रो ईथेन का फॉर्मेशन हो रहा है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए आप जो Ag ऑक्सीजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इस तरीके से यहाँ पे बॉन्डिंग होती है ना। अब एक्चुअली आपको पता है कि जो ऑक्सीजन होती है ना, अगर डबल बॉन्ड बना रही होती तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। अब यहाँ पे लोन पेयर देने के लिए बचता क्या है, ये नाइट्रोजन लोन पेयर देके कंपाउंड बना रहा होता है। जब नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ेगा तो देखो क्या है बेटा, यहाँ पे ना ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो ये वाला यहाँ पे जो कार्बन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, इससे जुड़ा हुआ, ब्रोमीन से जुड़ा। तो अब ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे इसकी प्रेजेंस में अब ये रिएक्शन होनी है, तो ये इसको लोन पेयर को डोनेट कर रहा होगा और यहाँ पे NO2 बनता है, मतलब नाइट्रो ईथेन का फॉर्मेशन होता है, नाइट्राइट ईथेन का फॉर्मेशन नहीं होता। अगर हम यहाँ पे NaNO2 को यूज़ कर रहे होते तो फिर बॉन्डिंग उसके केस में C2H5 यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग हो रही होती है ना। तो इसलिए फिर हम इसको नाइट्राइट ईथेन कहते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, इसके केस में ये बन रहा होता है। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका ये वाला ऑप्शन भी, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये तो गलत है ही। अगला है इट गिव्स C2H5OH ऑन बॉइलिंग विद एल्कोहलिक पोटास। एल्कोहलिक पोटास का मतलब है कि एल्कोहल के साथ आप क्या यूज़ कर रहे हो, KOH को यूज़ कर रहे हो, जो एलिमिनेशन को प्रेफर करेगा, है ना। तो ये नहीं होगा। अब इसका है इट फॉर्म्स डाईएथाइल ईथर इन ऑन हीटिंग विद एल्कोहलिक KSH। बेटा ये KSH क्या है, ये KOH की ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर रख दिया है ना। तो यहाँ पे भी क्या एलिमिनेशन ही प्रेफर होगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं होगा। तो ना तो ये है ना तो ये है, और ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए, कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू 4। ये हम सभी जानते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस in liquid decreases with increased temperature because dissolution is n। dissolution क्या, गैस का डिज़ोल्व होना वाटर में ही या लिक्विड में जाना ही क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है। अब हमें पता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किस फेज़ में होती है बेटा, गैसियस फॉर्म में होती है, फिर उसके बाद लिक्विड फॉर्म में, फिर सॉलिड फॉर्म में। अब जब आप गैस को डिज़ोल्व कर रहे हो तो पार्टिकल को नज़दीक लेके आ रहे हो, जब पार्टिकल्स नज़दीक आ रहे हैं तो मतलब उनकी एनर्जी कम हो रही है। अब एनर्जी कम हो रही है तो क्या है, पहली वाली स्टेज में ज़्यादा थी तो एनर्जी को कहीं ना कहीं रिलीज़ कर रहे हैं वो। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। डिसोल्यूशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंड रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है कि मतलब एक वो रिएक्शन को रिपीट, मतलब जो आपने डिसोल्यूशन किया है ना वो
दोबारा से उसी फॉर्म में आ जाएगी और अगर आप कंडीशन में चेंज कर दोगे तो। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करी जाए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 शोज एलोट्रॉपी एक्सेप्ट। अब एलोट्रॉपी का मतलब क्या होता है? कार्बन के बारे में आप जानते हो ना कि ग्रेफाइट और डायमंड क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है ना। और इसका मतलब क्या है कि कार्बन, ग्रेफाइट और डायमंड की दोनों की फिजिकल स्टेट तो अलग अलग है, लेकिन बने दोनों किससे होते हैं? कार्बन, तो केमिकल स्टेट सेम है ना। अब इनमें ना, इस ग्रुप में ना नाइट्रोजन को छोड़ के और सभी एलिमेंट्स एलोट्रॉपी को शो कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। बाकी के तो सभी एलोट्रॉपी दिखाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स का मतलब होता है कि वो शुगर, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो बहुत सारी मोनोमर यूनिट से बनते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसी सिंपल यूनिट, बहुत सारी सिंपल यूनिट से बनते हैं, मतलब मोर देन 10 सिंपल यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड से बने होते हैं। तो अब देखिए ग्लूकोज की बात करी जाए तो बेटा ये ग्लूकोज होता है ना, ये तो आपको पता है मोनोसैकेराइड्स होता है, एक ही यूनिट है जिसको वाटर में डिसॉल्व करो, इसका हाइड्रोलाइसिस फर्दर नहीं किया जा सकता। माल्टोज की बात करी जाए तो ये 2 यूनिट से बना हुआ होता है ना। और ग्लाइकोजन की बात की जाए तो ग्लाइकोजन ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, है ना, ये बहुत सारी यूनिट से बनते हैं, मोनोमर यूनिट से बने होते हैं। लैक्टोज की बात की जाए तो लैक्टोज भी 2 यूनिट से बना होता है, और ये 2 यूनिट होती है इसकी लैक्टोज की, बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज, है ना। तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका ये होने वाला है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सब्सटेंस हैविंग द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब इनमें से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होने वाला है ना। अब बॉइलिंग पॉइंट उनका कम होगा जिनके केस में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होगा, है ना। अब देखो बच्चों क्या होता है कि ये हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स बनते हैं, सबसे इनके केस में कहने को अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन के केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इन सभी से इन हीलियम के कंपैरिजन के से किया जाए तो ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का भी बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनके मास ज़्यादा हैं, और हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, सबसे कम होता है। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि इसका ना साइज़ तो बड़ा है, डेंसिटी कम है ना, और साथ में देखा जाए तो इनके बीच में ना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो H2 के केस में तो आप देखोगे 2H2, लेकिन ये हीलियम He की फॉर्म में ही पाया जाता है ना। तो इसलिए क्या होता है कि हीलियम का ही बॉइलिंग पॉइंट इसमें सबसे कम है। अगला वाला केस है लोअर मॉलिकुलर मास एल्कोहल्स आर। वो एल्कोहल जिनके लोअर मॉलिकुलर मास होते हैं तो उनके केस में मिसिबल इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर। बेटा एल्कोहल्स को कितना भी आप डिजोल्व कर सकते हो वाटर में, है ना। ये मिसिबल इन एक्सेस ऑफ वाटर, तो ये भी सही नहीं है। मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, ये सही है कि जो ये मिसिबल का मतलब कि कितना भी एल्कोहल आप मिला सकते हो पानी में, है ना। ये मिसिबल इन वाटर, तो ये तो हमें पता है कि ये मिसिबल होता है, सॉल्युबल होता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है वाटर के मॉलिक्यूल की प्लस एल्कोहल की, है ना। तो ये मिसिबल तो होता है, लेकिन मिसिबल लिमिटेड अमाउंट में ये ऐसा नहीं होता क्योंकि कितना भी आप घोल सकते हो। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं तो ये क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ब्लड सेल्स विल, क्वेश्चन नंबर 25 मैंने रीड कर दिया। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सिबिटेड बाय क्लोरीन इज, क्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। क्लोरीन -1 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रही होती है। तब इसमें क्या होता है, क्या क्या होती है, -1 दिखाती है, +1 दिखाती है, +3 होती है, +5 होती है एंड +7। तो मैक्सिमम ये है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ब्लड सेल्स विल श्रिंक। ब्लड सेल श्रिंक हो जाएगी कौन से केस में? बेटा ब्लड सेल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होती है NaCl सोल्यूशन की वो 0.9% होती है NaCl की कॉन्सेंट्रेशन,
है ना। अब श्रिंक कब होगी? अगर ब्लड सेल को आप सेम सोल्यूशन में रख दो तो क्या होगा? कोई फ़र्क पड़ेगा उस पर? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो श्रिंक तो नहीं होगी ना। अगर ब्लड सेल को आप ऐसे सॉल्यूशन में रख दो कि जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से कम है तो क्या होगा? ब्लड सेल फूल जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे सॉल्यूशन में रखो कि जिसमें कॉन्सेंट्रेशन 0.9 से ज़्यादा है तो ब्लड सेल क्या होगी? श्रिंक होगी। अगर कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से ज़्यादा है तो आप उसको बोलते हो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर सेम है तो आइसोटोनिक कहते हो, अगर कम है तो हाइपोटोनिक कहते हो। तो चलिए अब हम ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। When placed in water containing more than 0.9% मास पर वॉल्यूम, अगर क्या बोला है इन्होंने कि मोर देन, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर तो उसके केस में क्या होगा? श्रिंक होगी? यस होगी। तो करेक्ट ऑप्शन तो ये होने वाला है। When placed in water containing less than 0.9%, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें क्या होगा? स्वेल अप होगी, है ना, क्योंकि ओके। और अगला वाला केस है व्हेन प्लेस्ड इन वाटर कंटेनिंग 0.9% NaCl सोल्यूशन, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिस्टिल्ड वाटर में तो स्वेल अप ही होगी, है ना। तो ये होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन होगा। यहाँ पे एक्चुअली कौन सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा होता है आप लोग बताइए? यहाँ पे ऑस्मोसिस कॉन्सेप्ट काम करता है ना। अब ऑस्मोसिस कॉन्सेप्ट, अब ऑस्मोसिस में हमें पता है कि क्या होता है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट्स मूव फ्रॉम इट्स ध्यान रखना, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्वेंट की हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, या फिर अगर तुम सोल्यूशन की बात करोगे तो उसके केस में क्या होता है कि सॉल्वेंट्स मूव्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, फ्रॉम लोअर सॉल्वेंट क्या करता है? सॉल्वेंट, है ना, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। तो इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। थैंक यू बच्चों, ये 25 क्वेश्चन हमने ये पार्ट इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट वी को, फिर उसके बाद सी सेक्शन वाले पार्ट को हम उससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।